गुरु जी का आश्रम रूम सत्संग में आप सबका स्वागत है। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे सुमिता पांडव आंटी को। आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ। आज फिर ये मौका दिया है कि उनके साथ बिताए हुए कुछ पल, कुछ अनुभव आपके साथ में शेयर करूं। इस प्लेटफॉर्म के सारे सेवादारों का भी बहुत धन्यवाद है इस सेवा की उपलब्धि के लिए। मैंने इस प्लेटफॉर्म पर गुरु जी के सत्संग कई बार शेयर किए हैं। जीवन के हर आयाम से ये अनुभव है मेरे, कई सारे, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड हैं, अपने अपने परिवार के, संगत के या नॉन संगत के भी। मतलब जो गुरुजी से अभी जुड़े भी नहीं हैं, उन्हें भी गुरुजी ने ब्लेस किया और स्वस्थ बना दिया। बिकॉज वी वेर इन बेस्ड इन एम्स इंस्टीट्यूट में थे, तो तभी से इसीलिए हमारे साथ बहुत संगत स्वास्थ्य के प्रॉब्लम्स लेकर के हमारे पास आई हैं गुरुजी के संगत से भी। और इसीलिए हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग भी हमने देखे हुए हैं, अनुभव किए हैं लोगों के साथ भी। गुरुजी ने हमेशा कहा कि मैं पहले लाइफ ब्लेस करता हूँ, फिर हेल्थ ब्लेस करता हूँ, बाकी सब कुछ बाद में आता है। जैसे कि मैंने पहले भी शेयर किया था इस प्लेटफॉर्म पे कि हम गुरुजी को पहली बार हमारे एम्स के ही डॉक्टर कलीग हमारे हैं, डॉक्टर खिलनानी, उनके घर पे जब गुरुजी आए थे तब हम उनसे मिले थे। और गुरुजी ने हमें वहां से प्यार से बहुत बुलाया, छोटे मंदिर आने के लिए बार बार बुलाया। और फिर हम उनके पास छोटे मंदिर जाना शुरू किया। हम किसी प्रॉब्लम की वजह से या किसी जीवन में किसी कमी की वजह से नहीं गए थे, हमें वहां बहुत अच्छा लगा था और गुरुजी ने बहुत प्यार से बुलाया था। उनकी संगत में वहां बैठना, शब्द बाणी सुनना, लंगर और चाय प्रसाद लेना, एक अति सुंदर जगह पे असीम शांति और पॉजिटिविटी के एनवायरनमेंट में गुरुजी को हम लोग देखते रहते थे। उनकी लीलाएं जो सबके साथ हो रही थी, उसको साक्षी भाव से देखना एक बहुत अद्भुत और अविस्मरणीय अनुभव था, जो अपने लाइफ टाइम में हमने अनुभव किया। ये सचमुच भाग्य की बात लगती है। गुरुजी किसी किसी को खड़ा करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करने को कहते थे, तब सत्संग सुनकर हमें भी बड़ी खुशी होती थी। लेकिन गुरुजी का चेहरे पर जो आनंद, उनका डिवाइन स्माइल देख करके लगता था कि ये तो सबकी खुशी में इतने खुश हो रहे हैं, इतने अनसेल्फिश कौन इंसान कैसे हो सकता है। मन में बहुत प्रश्न उठते थे कि ये मामूली इंसान तो है नहीं, लेकिन ये ऐसे कोई हैं जो हमारी सोच से भी बहुत आगे कुछ और ही हैं। जब मैंने गुरुजी को पहली बार देखा था तो मुझे लगा था कि ये इस प्लेनेट या इस धरती के नहीं हो सकते, किसी और प्लेनेट से आए होंगे। मतलब सच्ची में बिल्कुल ही उनका बहुत ही अलग पर्सनालिटी और ऑरा था, बहुत ही तेजस्वी, बहुत ही पॉजिटिव। जब गुरुजी अपने भक्तों के कष्ट अपने ऊपर लेते थे, हम लोग ये रोज देखते थे कि कभी कुछ, क्या किसके साथ में क्या अनुभव हो रहा है, किसके साथ में क्या कल्याण हो रहा है। कई बार वो अपने कष्ट, भक्तों के कष्ट अपने ऊपर लेते थे और फिर उनको बहुत तकलीफ भी होती थी। तब लगता था कि सब लोग अपनी प्रॉब्लम्स उन्हें क्यों बताते हैं। फिर पता चला बाद में कि गुरुजी तो उसको सब बिन बताए सब कुछ वो जानते हैं। हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि बिना कहे बिना बताए हमें देखते देखते पता चला कि हमारे साथ भी कुछ कल्याण हो रहा है। एक दिन जब गुरुजी ने अर्जुन अंकल को खड़ा किया था अपना सत्संग शेयर करने के लिए, तब उन्होंने जब बताया कि गुरुजी ने उनका अस्थमा कैसे ठीक किया, तब डॉक्टर पांडव अंकल को महसूस हुआ कि जब से हम गुरुजी के पास आने लगे हैं, तब से उनको भी अस्थमा का कोई अटैक नहीं हुआ है। नहीं तो चेंज ऑफ सीजन में एंटीबायोटिक्स हमेशा लेने पड़ते थे और इनहेलर्स तो उनकी जेब में हमेशा ही रहते थे। और बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है अस्थमा की उनकी, लेकिन तब से कभी भी उनको अस्थमा की प्रॉब्लम हुई नहीं है अभी तक। उस समय जब अंकल ने सत्संग समाप्त होने के बाद गुरुजी को जाकर बताया कि गुरुजी मुझे कभी कोई तकलीफ ही नहीं हुई जब से मैं आपके पास आ रहा हूँ, ही वॉज ऑल स्माइल्स एंड सेड, तुम्हें ब्लेसिंग मिली है ना, इसलिए ये हुआ है।
तो ये इतनी छोटी छोटी चीजें गुरुजी ने हमें समझाई कि क्या ब्लेसिंग होती है। हमने कभी इसीलिए गुरुजी का चमत्कार नहीं कहा, क्योंकि ये चमत्कार नहीं है, ये गुरुजी की सारी ब्लेसिंग्स है, जो ये सारी ट्रांसफॉर्मेशंस और ये सारी चीजें जो ठीक होती है, सब कुछ होता है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। और उस गुरुजी की ब्लेसिंग पाने का वेरी सिंपल तरीका गुरुजी ने खुद ही बता के गए हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन टू हिम, सरेंडर, फेथ, एक्सेट्रा। उस समय जब हम लोग गुरुजी के पास जाते थे, मुझे एक सत्संग याद आ रहा है मेरी छोटी सिस्टर के बारे में, जो उस समय कनाडा में रहती थी। उससे कई सारे इश्यूज एक साथ शुरू हुए। हम लोग तो यहाँ पर बहुत मजे में गुरुजी के साथ टाइम बिता रहे थे और देखते थे, अनुभव करते थे कि आज किसका कल्याण हुआ, कल किसका कल्याण हुआ। तो जब मेरी सिस्टर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई तो मुझे बहुत बुरी लगने लगी उसके बारे में, और मुझे लगता था कि मेरी सिस्टर यहाँ आती, अगर आ सकती थी है तो वो गुरुजी को दर्शन करके ब्लेसिंग्स उसको मिल सकती है। लेकिन वो तो इतनी दूर थी और इतनी प्रॉब्लम्स में फंसी हुई थी, तो मुझे लगा अब मैं इसके बारे में क्या कर सकती हूँ। तो मैंने कहा मैं गुरुजी को कहूंगी, अगर मुझे आज अपॉर्चुनिटी मिलती है और जब हम गुरुजी के पास आज जाएंगे, तो अगर गुरुजी मुझे अपने पास बिठाएंगे और मेरी तरफ देखेंगे, तो मैं उनको फिर अपनी सिस्टर के बारे में कुछ कहूंगी। क्या कहूंगी वो नहीं सोचा था, बट आई थॉट इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन उस दिन सच में ऐसा हुआ कि सब संगत चली गई, उसके बाद में हमेशा थोड़े से लोग रहते थे, और फिर गुरुजी वुड चैट विद पीपल, स्माइल, जोक, ऐसे एकदम मतलब हंसी मजाक का वातावरण था। और गुरुजी वाज, आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू गुरुजी। एक तरफ से कोई काफी सारे संगत थे, अंकल थे, और दूसरी तरफ एक दो आंटियों के साथ में मैं भी बैठी हुई थी गुरुजी के दूसरे साइड में। एंड गुरुजी वाज टॉकिंग टू द अदर साइड, दूसरी तरफ के लोगों से बात कर रहे थे, जोक्स कर रहे थे। तो मैंने अपनी पर्स में से मेरी बहन का एक छोटा सा पासपोर्ट साइज, एकदम मिनी पासपोर्ट साइज फोटो पड़ा हुआ था, उसको निकाल के अपनी मुट्ठी में रखा। और मैंने कहा अगर गुरुजी अब मेरे तरफ देखेंगे तो फिर मैं उनको ये फोटो दिखा के पूछूंगी या कुछ बताऊंगी। एंड सडनली स्माइलिंगली एकदम से गुरुजी हंसने लगे और एकदम से मुंह फेर करके उन्होंने मेरी तरफ देखा। तो मैंने अपनी मुट्ठी खोली और कहा गुरुजी से कि गुरुजी ये मेरी बहन है, आप उनको ब्लेसिंग्स देना। तो गुरुजी ने स्माइल करते हुए कहा कि अच्छा क्या हुआ इनको। और मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि मैंने कुछ सोचा ही नहीं था और मुझे पसंद भी नहीं था कि कोई अपनी प्रॉब्लम बताए या कुछ। बस ब्लेसिंग्स लेना है इतना मालूम था, तो मैंने इसीलिए यही कहा। बट देन उसके बाद में गुरुजी फिर से बात करने लगे किसी से, तो मुझे लगा कि अरे मैंने एक तो बात छेड़ी लेकिन मैं पूरी नहीं कर पाई, तो इट वाज माय लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और वट एवर। मुझे लगा कि मुझे ठीक से बात भी नहीं करनी आती है। और मैंने घर जाके अंकल से कहा कि ये तो आज गड़बड़ हो गया, मैंने तो कुछ ढंग से बोला नहीं गुरुजी से, और गुरुजी ने भी कुछ बोला नहीं कि मैंने ब्लेसिंग दी है या कुछ ब्लेस किया है, तो फिर अब तो बात खराब हो गई। तो अंकल ने कहा कोई बात नहीं, मैं तो गुरुजी से मैं बातें करता रहता हूँ, तो मैं अगर आपको लगता है तो मैं भी गुरुजी से जिक्र करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। हमने कहा चलो ठीक है। नेक्स्ट डे जैसे हम पहुंचे, तो थोड़ी देर में जैसे ही लंगर हुआ, गुरुजी ने डॉक्टर सुरेश शर्मा अंकल को फिर खड़ा किया और सत्संग सुनाने के लिए कहा। तो डॉक्टर सुरेश शर्मा अंकल बताने लगे कि उनकी मदर बहुत बीमार थी। तब गुरुजी ने उनकी फोटो मंगवाई और गुरुजी ने फिर उनकी फोटो की तरफ देखा, और वो थोड़ी देर ज्यादा उनको लगा कि गुरुजी ने देखा, तो उनको लगा कि पता नहीं शायद उनकी माँ को कोई ज्यादा तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने फिर कहा कि जब गुरुजी किसी की फोटो की तरफ नजर भी डालते हैं तो कोमा में से पेशेंट्स खड़े हो जाते हैं, गुरुजी की इतनी शक्ति है। और तभी फिर अंकल मेरी तरफ देखने लगे कि देखो तुम्हें क्या लगा कि गुरुजी ने कुछ नहीं ब्लेसिंग दी होगी। तो गुरुजी ने पूछा इसी में उनकी ब्लेसिंग है, सो डोंट वरी। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर को भी बाद में थोड़ी तसल्ली दी, ऐसे ही उसका तो कोई गुरुजी के बारे में मैंने बताया था, लेकिन कोई ऐसे विश्वास तो था ही नहीं उसका, इतनी दूर से वो क्या सोचेगी इनके बारे में।
लेकिन मुझे विश्वास था, मैंने उसको कहा कि देखो अब तुम्हारे लाइफ में चेंज शुरू हो जाएगा। और सच्ची में वही हुआ। थोड़ा धीरे धीरे उसके हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक हुए, फिर उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उसकी जॉब भी चेंज हो गई। टेलीफोनिक इंटरव्यू से उसको कनाडा से उसने फिर दुबई में जॉब ले ली, विच वॉज वेरी गुड। शी इज अ बैंकर, तो उसको बहुत हाई पोजीशन पे वहां पर जॉब भी मिल गई। उसके सारे प्रॉब्लम्स मतलब ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए। और उसकी लाइफ फिर काफी अच्छी चलती रही काफी साल तक। उसके बाद में शी वांटेड टू कम बैक टू इंडिया, वो इंडिया वापस आई। तो इंडिया वापस आने के बाद में गुरुजी की महासमाधि भी हो चुकी थी उसके बाद तब तक। और लेकिन वो गुरुजी से जुड़ गई थी, क्योंकि इतने सारे उसके और भी बहुत अनुभव है उसके, कि गुरुजी ने एक बार उसकी जान भी बचाई है। बट आई कंटिन्यू विद दिस। क्या हुआ कि उसके थोड़े दिन के बाद में उसको यहाँ इंडिया आने के बाद फिर से हेल्थ इश्यूज शुरू हुए। बहुत ही रेयर डिजीजेस लाइक ब्रेन इन्फेक्शन और ऑटो इम्यून कोई डिजीज। और बाद में पता चला कि ये सारा उसको लिम्फोमा की वजह से हुआ। शी वॉज डायग्नोज्ड विथ लिम्फोमा। So it was a very bad news for her. She's living alone, she's unmarried, और इंडिया वापस आई थी खुशी खुशी, और इस तरह से फिर प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो लेकिन गुरुजी ने हमेशा उसके साथ में उसको ट्रीट करने के लिए बेस्ट डॉक्टर्स भेजे। जो भी डॉक्टर उसको ट्रीट करता था, वो उस एरिया, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए बेस्ट डॉक्टर था इंडिया में। तो ये लिम्फोमा के लिए वी वेंट टू मुंबई, एंड उसके लिए डॉक्टर एक सुरेश अडवाणी है जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया इस एरिया में, और उनके पास हम गए मिलने के लिए। तो हम लोग जब डॉक्टर के इंतजार कर रहे थे, तो मेरी सिस्टर मेरे से बात करने लगी कि मेरे तो ये मुझे कहेंगे कि अभी आपको कीमोथेरेपी लेनी पड़ेगी। तो मैं तो कीमोथेरेपी लेने वाली नहीं हूँ। आई विल एक्सेप्ट इज अ पार्ट ऑफ माई फेट एंड आई विल जस्ट गो। मैं तो बिल्कुल भी कीमोथेरेपी नहीं लूंगी। मेरे सारे बाल झड़ जाएंगे, मेरा लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ विल रिड्यूस टू नथिंग, एंड ऐसी चीजें बोलने लगे। तो मैंने उसको थोड़ा चुप कराया कि तुम पॉजिटिव रहो हमेशा, गुरुजी हमारे साथ है। जब हम डॉक्टर से मिले, तो डॉक्टर ने पहले तो उनकी बड़ी तारीफ की कि आपने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से रखा है, आपने बहुत अच्छी तरह से फाइट कर रहे हो अपने डिजीज का। फिर गुरुजी फिर डॉक्टर उसे कहते हैं कि अच्छा, आपको मैं कीमोथेरेपी नहीं दूंगा, मैं आपको इम्यूनोथेरेपी दूंगा, और आपके बाल भी नहीं झड़ेंगे। एज इफ ही वाज लिसनिंग टू अवर कॉन्वर्सेशन आउटसाइड। तो फिर शी वाज हैप्पी। इम्यूनोथेरेपी हैज लेस साइड इफेक्ट्स एंड देयर हैव बेटर मेडिसिन इन दैट, रेजिम भी अच्छा है उनका। तो शी स्टार्टेड विद दैट, शी कुड टेक इट। उनका काफी ठीक चलता रहा, 1-2 साल में उसका काफी मतलब वो ठीक हो गई। उन्होंने कहा यू आर फ्री ऑफ कैंसर। उसके बाद में थोड़े ही महीनों में इट रीअपियर्ड अगेन। अच्छा, उसके बीच में एक ऐसी स्ट्रेंज बात हुई कि मुझे किसी आंटी ने मैसेज दिया कि उनको गुरुजी ने ड्रीम में मेरी सिस्टर के बारे में बताया, मेरे और मेरी सिस्टर के बारे में, दैट मतलब मेरे बारे में कहा कि मैं अपनी सिस्टर की बहुत चिंता करती हूँ, मुझे बताया जाए कि उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उनको देख रहा हूँ, शी इज अंडर माई केयर। तो पहले तो मुझे लगा कि अभी तो वो शी इज फ्री ऑफ कैंसर नाउ, तो मतलब पता नहीं क्या मैसेज है ये। आई डिडंट थिंक अबाउट इट। फिर उसके बाद में जब ये रीअपेयर हुआ, तब मुझे और स्ट्रेंज लगा कि ये क्या बात हो गई। और उसके बाद में माय सिस्टर अगेन सेड कि भाई मैं अब ये इम्यूनोथेरेपी भी नहीं लूंगी, शी इज वेरी दैट वे, बहुत स्टबर्न है। तो उसको डॉक्टर ने ओरल मेडिसिन देना शुरू किया, विच इज अगेन अगेन माइल्डर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, एंड शी इज टेकिंग इट क्वाइट वेल, एंड शी इज डूइंग इट वेल। मतलब शी कैन ट्रेवल, शी कैन लीड नॉर्मल लाइफ। तो ऐसी उसकी लाइफ चल रही है। तो ये रीअपियर जब हुआ, तब अगेन हम वी वर वेरी डिसअपॉइंटेड। तो उसके पहले ही गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि मुझे चिंता नहीं करनी है, और मेरी सिस्टर को वो देख रहे हैं। तो गुरुजी हर समय हमारे साथ है। मैं ये सत्संग मुझे अभी शायद इसीलिए याद आया कि अभी हमारे पास बहुत ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं कैंसर की प्रॉब्लम लेकर के, वेरी यंग वीमेन इन देयर 30s एंड 40s, दे आर कमिंग।
एंड कई बार इतने मतलब डिवास्टेटेड फील करते हैं, और गुरु जी जैसे जुड़े हुए भी हैं तो भी उनके मन में फिर शक होता है, और उनको लगता है कि फलाने का कैंसर ठीक किया गुरु जी ने, तो हमारा क्यों नहीं किया, या हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। मेनी टाइम्स व्हेन यू आर वेनी फीलिंग वेरी लो, यू कैन फील दैट, इट इज नेचुरल। बट संगत जी, ये तो हमारी जर्नी जो है, हमारी जो लाइफ है, ये हमारे कर्मों के हिसाब से हमारी जर्नी तय की होती है। उसमें गुरु जी हमारा पूरा साथ देते हैं, हमारे इतने कष्ट हर लेते हैं, कितने तो कष्ट गुरु जी ऐसे हर लेते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। जब हमें कई बार हम महसूस नहीं कर पाते, और कई बार हमें मालूम ही नहीं होता कि उन्होंने क्या क्या हमारे कष्ट हटाए हैं। तो ये आपने अनीता कुमार आंटी का सत्संग सुना होगा कि गुरुजी को उन्होंने जब पूछा था कि गुरुजी आप मुझे एक बार में क्यों नहीं ठीक करते, मुझे बार बार ये क्यों हो रहा है। तो गुरुजी ने कहा था कि मैं आपका कैंसर एक पल में ठीक कर सकता हूँ, कठिन है वो आपको बदलना, आपका ट्रांसफॉर्मेशन। एंड दैट इज द रीजन वी आर गोइंग टू गुरुजी। गुरुजी कहते थे असल चीज कोई नहीं मांगता। तो ये वो चीज है कि हमको क्या, हमारी जो जर्नी है, हमको गुरुजी के राह पर जब हम चलेंगे तभी हम लोग स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये गुरुजी का जो हमें लाइन पे लाने का एक तरीका है। जब हमारी हेल्थ, हमारी लाइफ जब ठीक रहेगी, तभी हम इन चीजों के बारे में कुछ कर पाएंगे। इस तरह से मुझे ये सुना बताना था, याद आ रहा था ये वाला सत्संग। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा ये गुरुजी का हमारे लाइफ में आने का ये सच्चा उद्देश्य है, और जिसके लिए हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए। कुछ साल पहले मेरे अंकल को, डॉक्टर पांडव अंकल को पार्किंसंस डिजीज का डायग्नोसिस हुआ। दिस इज एक ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज है जिसमें आपकी बॉडी की मूवमेंट्स और ब्रेन फंक्शन भी अफेक्ट होता है। ये एक प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिंग डिजीज है, और हमारे एम्स के कलीग्स ही डॉक्टर को जो है वही इनको ट्रीट कर रहे हैं। इन्होंने जब अंकल को देखा, या जब ये ट्रीटमेंट करते हैं, कई बार हमारे डिस्कशंस वगैरह होते हैं, तो वो लोग कभी हमें मतलब इस तरह से उन्होंने मुझे कई बार काफी ग्लूमी पिक्चर दिखाई है। वो तो उनके ऊपर मेरा पूरा विश्वास है, उनकी जितनी भी नॉलेज है उसके अनुसार उन्होंने काफी ग्लूमी पिक्चर दिखाई कि जो हमारी मेडिकल साइंस है उसमें इसका बहुत ही मतलब स्लो प्रोग्रेस है, लेकिन बहुत इसका बुरा असर होता है। लेकिन हमारे, मैं कहती हूँ गुरु जी की इतनी ज्यादा मेहर है अंकल के ऊपर कि इनकी प्रोग्रेस ठीक होने में दिखाई दे रही है, ना कि डिग्रेडेशन में। मतलब वो लोअर साइड पे नहीं जा रहे हैं, बल्कि हायर साइड में जा रहे हैं। जो चीज उनकी नहीं, उनको मतलब मूवमेंट्स हो रही थी, जो वो मूवमेंट्स भी अभी धीरे धीरे होने लगी है। एक टाइम आया था बीच में लॉकडाउन का, जिसमें उनके दवाइयों के साथ बहुत खिलवाड़ हुई थी, बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ था, जिसकी वजह से ही बिकेम क्वाइट अनवेल। लेकिन उसके बाद में फिर गुरुजी ने हाथ दिया, और गुरुजी ने उनका इतनी ब्लेसिंग्स है कि वो काफी अपनी सारी काम की एक्टिविटीज, अपना लिखना, अपना काम करना, अपने रिसर्च में इन्वॉल्व होना, इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बस थोड़े मूवमेंट्स में उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, and that is also getting better and better day by day, and this cannot happen without his intervention. I am 100%, 200% sure that Guruji is only looking after him. मुझे एक चीज ऐसी याद आ रही है कि जब हम गुरुजी के पास फर्स्ट टाइम गए थे डॉक्टर खिलनानी के घर पे, तब उन्होंने कुछ डॉक्टर्स के और संगत के सत्संग सुनवाए थे, और हमारा ध्यान उस तरफ बार बार खींच करके बोलते थे गुरुजी कि देखो डॉक्टर, हो गई ना आपकी डॉक्टरी फेल। ये तो मेरी बात समझ में आई थी। और एक बार 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 बोली थी कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो ये बात भी अभी इतने सालों में हम समझ गए हैं। लेकिन कई चीजें ऐसी हैं कि हम सोचते भी नहीं कभी गुरुजी को कि ये जब हम उनके डिवोटी बनते हैं,
और उनके फोल्ड में आ जाते हैं, तो आपके जीवन के हर काम में उनका हाथ नजर आता है। इनफैक्ट वो सारा कुछ वही चलाते हैं। तो जब हम गुरुजी के पास जाते थे तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं लंगर के बाद में मैं मतलब छोटे मंदिर के सीढ़ियों पे बैठी हुई थी लंगर के बीच में। एंड मेरे पास में छोटे वहाँ एम्पायर स्टेट के कॉलोनी में ही रहने वाले रुमा आंटी थे। वो वहां पर बैठ के फोन पे मेरे नेक्स्ट बैठे थे और वो फोन पे बात कर रहे थे किसी के साथ। अब वो जिनके साथ बात कर रही थी वो उनकी तो बात मुझे सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन आंटी जो बोल रही थी वही मैं सुन पा रही थी। and she was sitting just next to me, so I was not मतलब I could not think that I cannot hear it, मुझे सुनाई दे ही रहा था। And she was repeating what the other person was saying, and the other person was saying कि and auntie was saying to that other person कि अच्छा तो आपका कोई प्लॉट था, तो उसमें आपके बेचने वाले ने आपको गलत मतलब आपको भी बेचा और दूसरे को भी बेचा और ऐसे गड़बड़ कर दी। ओहो ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, एंड समथिंग लाइक दैट शी वाज टॉकिंग। एंड इट रिमाइंडेड मी वी आल्सो हैव हैड अ प्लॉट इन नोएडा, जो हमने अपने एक कोई लॉयर फ्रेंड के पहचान से ही खरीदा था। सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करी थी, पेमेंट से लेकर के रजिस्ट्रेशन से लेकर एवरीथिंग। एंड लेकिन बाद में 1 साल के बाद में हमें पता चला कि जिस पर्सन ने हमें वो प्लॉट बेचा था वो उस पर्सन ने किसी को पावर ऑफ अटर्नी दे करके उसके साथ भी कोई व्यवहार किया था। एंड दैट पर्सन फाइल्ड अ केस अगेंस्ट हिम, एंड ही उनके केस जो डाली थी जिसकी वजह से उसको जेल भी हुई थी उस पर्सन को जिन्होंने हमें बेचा था। लेकिन वो उस केस में उन्होंने हमारे भी नाम डाले थे और नोएडा अथॉरिटी जिन्होंने हमें रजिस्ट्रेशन करवाई थी उनको भी पार्टी करके उनका भी नाम डाला था। मतलब जितना लोगों का नाम उसमें फंसा सकते हैं वो कर दिया था। एंड वी वेर अगास्ट कि व्हाट टू डू अबाउट दिस, बट वी वेर टू बिजी इन अवर वर्क। एंड इट वाज मतलब हमने अपने माइंड के साइड में उसको कर रख दिया था कि देखेंगे बाद में जब रिटायर होने का टाइम आएगा तो देखेंगे। बट वी न्यू दैट वी वर नॉट एबल टू सेट दैट। जब तक ये कोई केस है तो हमने कोई वकील वगैरह लगा के उसकी केस की सुनवाई वगैरह चलती रहती थी। लेकिन कभी कोई सुनवाई के लिए दूसरी पार्टी आती नहीं थी क्योंकि नोएडा में शायद ऐसे केसेस बहुत होते रहते हैं सुना था। और ऐसे ही बस बस केस डाल देते हैं, कोई आता जाता नहीं है केस की सुनवाई में। तो इट वॉज देयर बट वी नेवर थॉट ऑल्सो अबाउट इट। बट जब आंटी ने ये रिमाइंड की मतलब बात करी तो मुझे याद आया और मैं आंटी से मैंने कहा कि हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ है। तो उसने कहा अच्छा तो फिर गुरुजी से बोलो, गुरुजी बैठे हैं, आप सिर्फ उनको इतना भी मेंशन करोगे कि आपके कोई प्लॉट की प्रॉब्लम है तो गुरुजी यूं आपको उसका सॉल्यूशन बता देंगे। तो आई जस्ट केप क्वाइट। घर आके मैंने अंकल को बताया तो अंकल ने कहा कि क्या हम इस बात के लिए गुरुजी के पास जाते हैं, तो कभी नहीं, हम तो कभी देखेंगे बाद में जब हम रिटायर हो जाएंगे तब। सो इट वॉज अ लॉन्ग टाइम फॉर अस, सो हमने कोई उसके बारे में सोचा भी नहीं। उसके कुछ 1-2-4 हफ्ते के बाद में हम लोग रात को गुरुजी के साथ बैठे हुए थे। एक्चुअली हम लोग एक सत्संग सुन रहे थे और गुरुजी एम्पायर स्टेट में सब संगत खत्म होने के बाद रात को 12-1 बजे घूम के फिर कर के आए थे। और किस थोड़े सी संगत के साथ में लेटे हुए मतलब वो गुरुजी लेटे हुए थे एक तकिया लेकर के, और कुछ संगत उनके चरणों की सेवा या हाथों की सेवा भी कर रहे थे। और फिर उन संगत ने हमें आवाज दी कि गुरुजी आपको इधर बुला रहे हैं। तो हम वो सत्संग सुन रहे थे तो हम वो पूरा करके हम गुरुजी के पास उठ के गए। देन गुरुजी की आंखें बंद थी, फिर हमें चरण की सेवा करने को कहा गया। तो फिर उसके बाद में हम लोग सारे चुप ही थे। एकदम से गुरुजी ने पूछा डॉक्टर आपने कोई घर प्लॉट लिया है यहाँ पर? तो अंकल को एकदम से समझ में नहीं आया कि क्या पूछ रहे हैं, और ही वॉज वेरी सरप्राइज एंड ही सेड कि नहीं गुरुजी वो एक लिया था लेकिन वो गड़बड़ है, समथिंग लाइक दैट ही अटर्ड। तो गुरुजी कहते अच्छा, फिर कहते बेच दो, बेच दो फिर। और वो बात तो हमने सुनी भी नहीं। फिर बाद में संगत ने हमें बताया कि गुरुजी ने ऐसे कहा था आपको कि वो बेच दो।
हमने तो वो सुना भी नहीं था, और हमें मालूम था कि जब वो बेच ही नहीं सकते तो फिर गुरुजी ने पता नहीं क्यों ऐसे बोला कि उसको बेच दो। फिर उसके बाद में हमने उसके बारे में, गुरुजी की समाधि के बाद में कई बार सोचा इसके बारे में कि गुरुजी ने कहा था उसका क्या मतलब होगा कि बेच दो, ठीक है, मतलब शायद उसमें ना रहो, उधर ना रहो, या ऐसा कुछ कहना होगा। बट नाउ वी कैन नॉट सेल इट अनलेस एंड अनटिल इट इज सोल्ड। कई साल बीत गए, उसके बाद में 15 साल बीत गए होंगे, उसके बाद में अंकल रिटायर हो गए ऑलमोस्ट, मतलब ही वॉज अबाउट टू रिटायर, एंड देन वी आर थिंकिंग अबाउट हैविंग अवर ओन प्लेस। अगर नोएडा में वो बेचना है तो क्योंकि गुरुजी का आदेश है, तो हमको यहाँ पर कुछ और लेने के लिए उसको तो बेचना पड़ेगा। एंड वी वर थिंकिंग कि भाई अब इसका केस का भी कुछ नहीं हो रहा है, एंड वी वर लिटिल वरीड एट दैट टाइम। एक दिन मंदिर में सेवा के बाद में सारा वाइंड अप करके किचन से मैं घर आ रही थी, तो घर निकल रही थी तो एक आंटी ने मुझे रोका और पूछ बोला कि आंटी मुझे मेरा एक सत्संग सुनिए। मैंने कहा आंटी आप प्लीज नेक्स्ट टाइम बताइएगा, अभी तो बहुत लेट हो चुका है। तो उन्होंने कहा नहीं, बस वेरी शॉर्ट में बताऊंगी, आप सुनिए तो मैंने कहा ठीक है बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा, आप जा रही थी ना कानपुर, हमारे कोई प्लॉट था, उसका कोई इशू था, फैमिली का कोई इशू था, मतलब प्लॉट का। तो हमारा वकील भी हमें बहुत तंग कर रहा था, सालों साल हमारी केस चली। फिर हमें पता चला तो हमने वकील बदला, और किसी ने हमें सलाह दी तो हमने वकील बदला, और हमें पता चला कि नाउ आई एम 60 years of एज। तो हम अब ऐसी प्रोविजन है लॉ में कि आप अब जज को अप्लाई कर सकते हैं कि भाई नाउ वी आर सीनियर सिटीजन, तो आप हमारी केस एक्सपीडिएट कीजिए, तो विद इन 1 month वो आपका केस को मतलब पूरा खत्म कर देंगे, वो जल्दी कर देंगे। तो इसीलिए फिर मेरा काम अभी ऐसे ऐसे हो गया, ये गुरुजी ने सारा करवाया है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी की। तो मैंने कहा अरे वाह बहुत अच्छा हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन। और फिर मैं घर आ गई, और घर आके मैंने अपने सब घर में सबको, बच्चों को और अंकल को बताया। और फिर हमने सोचा कि अच्छा ये तो हमारे लिए ही मैसेज हो सकता है, क्योंकि हम भी अभी, अंकल भी रिटायर हो रहे हैं 60 years of एज, तो हम भी ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड वी फॉलोड द सेम थिंग, we just changed our lawyer because he was nobody was coming and he was not doing anything, taking money except taking money from us। तो हमने फिर एक नए वकील हायर किए, और उनको हमने बोला कि हमें ये चीज करनी है, और फिर हमने वो इसके लिए अप्लाई किया। एंड विद इन अ मंथ उन्होंने 2 बार दूसरी पार्टी को बुलाया जो नहीं आए फिर भी, एंड केस हमारी फेवर में डिसमिस हो गया। तो उसके बाद में हमने फिर जो कुछ करना था अपना घर लिया। वो भी घर हमने ऐसे लिया, मतलब लॉकडाउन का टाइम था वो, एक्चुअली वो वाला पीरियड नहीं था, 1.5 months वाला, उसके बाद का, बट स्टिल इट वाज कोविड टाइम्स। एंड इनफैक्ट इट वाज ड्यूरिंग श्राद्ध पक्ष जो होता है, उसमें हमारे पास एक बायर आए, एंड उन्होंने कहा कि हमारी बड़ी इच्छा है, हमें यही प्लॉट हमने सिलेक्ट किया है, हमारे किसी पंडित जी ने इस यही, मतलब कोई स्पेसिफिकेशन दिए थे, उसके अनुसार यही है। एंड दे हैड टेकन दैट, एंड दे वेर आल्सो कनेक्टेड टू गुरुजी रिसेंटली। तो ये बताने का ये मतलब है कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कोविड टाइम में कोई सोच भी सकता है श्राद्ध पक्ष में। लोग तो ऐसी चीजें यहाँ पर नहीं करते हैं, मैंने देखा है। एंड वी डोंट बिलीव ऑन इन ऑल दिस, बट पीपल दे डू। सो इट वाज गुरु जी की का एक चीज है कि गुरु जी का टाइमिंग है, जो चीज जिस टाइम होनी है, जब राइट टाइम होता है तभी होती है। सेकेंडली ये सारी वहमों की बात है कि ये श्राद्ध पक्ष है और ये ऐसा है, या कोई बहुत बुरा वक्त है, यहाँ पर ये काम तो हो ही नहीं सकता। कभी हमारे माइंड में हम इस तरह की चीजें सोच लेते हैं कि अब तो कहाँ होगा, अब तो इतनी मुश्किल का टाइम चल रहा है। बट जब गुरुजी कोई ब्लेसिंग उनकी होती है ना, उसको फलने का टाइम उनका अपना होता है, वो राइट टाइम, वही राइट टाइम होता है हमारे लिए। सो इस तरह से गुरुजी ने हमारी व्यवस्था तो सब कर दी, बिना सोचे, बिना कुछ किए। ना उस टाइम कब सोचा था, ना इस टाइम सोचा हमने, बट इट टुक वेरी लॉन्ग टाइम, बट इट वाज द राइट टाइम बिकॉज वी नीडेड एट दैट टाइम ओनली। तो ऐसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स
मेरे हाउस हेल्प के साथ भी शी इज ऑल्सो ब्लेस्ड बाय गुरुजी इमेंसली। जब हम गुरुजी के उन्होंने दर्शन भी किए हैं गुरुजी के, और हमें गुरुजी के घर में सत्संग या पूजा या जो भी मैं करती हूँ, या मंदिर की सेवा का पार्ट जो मैं घर में कुछ जो भी काम लाती हूँ, उसमें वो हमेशा मेरा साथ देती है, और उसके बहुत भाव के साथ में करती है। तो जब हमने अपना रेसिडेंस चेंज किया तो उन लोगों ने भी एम्स का कैंपस छोड़ के हमारे आसपास ही किराए पे घर ले लिया। एंड दैट हाउस वाज नॉट वेरी सिक्योर, इट वाज ऑन द थर्ड फ्लोर। और एक बार जब हम मंदिर में बैठे हुए थे, हम किसी फंक्शन मंदिर के सत्संग में आए हुए थे, एंड अंकल एज यूजुअल ही हैड सम पेशेंट का इशू, तो ही वाज गेटिंग लेट। इसके दौरान ये लड़की जो है, मतलब माय हाउस हेल्प, शी फेल फ्रॉम हर थर्ड फ्लोर हाउस। उनके थर्ड फ्लोर की जो लैंडिंग है उसमें शायद विंडो थी एक, विच वॉज एक्सीडेंटली केप्ट ओपन बाय द लैंडलॉर्ड। एंड एज सुन एज शी पुट हर फुट आउटसाइड द होम, दरवाजे के बाहर उसने कदम रखा, एंड शी जस्ट केम डाउन फ्रॉम थर्ड फ्लोर टू ग्राउंड फ्लोर। तो उसको थोड़ी हेड इंजरी हुई, वो बेहोश हो गई। एंड उसी समय अंकल वॉज पासिंग नियर बाय, मतलब वो मंदिर ही आ रहे थे और रास्ते में ही थे, और बिल्कुल घर के उनके आसपास ही थे। और जैसे मैसेज मिला, अंकल टुक हर टू द हॉस्पिटल, एंड शी वाज अनकॉन्शियस। एंड शी वाउ ओनली थिंग शी रिमेम्बर्स, शी वाज इन द कार, एंड शी सेड कि मैं मुझे जैसे मैंने ऐसे आंख खोली, सामने मैंने गुरुजी की फोटो देखी, एंड देन धीरे 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 मुझे सब याद आने लगा। शी हैड लॉट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम हर हेड इंजुरी, बट दो तीन चार पांच स्टिचेस लगे हैं उसको। उसका ड्रेसिंग वेसिंग करके उसको घर भेज दिया। विद इन अ वीक हर स्टिचेस वेर ऑल राइट। जो भी उसको कोई कहीं भी ज्यादा कोई खरोंच या हड्डियां वगैरह, कभी कोई फ्रैक्चर्स नहीं, कुछ नहीं हुआ। एंड शी बिकेम फिट विद इन अ मंथ अगेन। नो बडी कैन थिंक कि इस तरह से कोई तीसरी मंजिल से गिरकर भी एकदम ठीक हो सकता है, इतने फ्रैक्चर भी नहीं हो किसी का। फिर थोड़े दिन के बाद में उसको एक ड्रीम आता है, और उसको ये मैसेज मिलता है गुरुजी से कि तुम्हारा भी घर होगा। और बिकॉज दैट हाउस वॉज नॉट सिक्योर फॉर देम, एंड वी वेर ऑल्सो थिंकिंग कि भाई इनके लिए अब क्या करें। तो उसको ड्रीम आता है कि राइट टाइम आएगा तो तुम्हारा भी घर हो जाएगा। एंड लास्ट मंथ दिस पीपल दे ब्रॉट, उनको पता अचानक से एक ऐसा डील मिल गई हमारे घर के पास ही, और उनका भी अपना घर हो गया। तो गुरुजी के पास सब कोई इक्वल है, और हम सब उनके जो भी उनके भगत है, हमारा भाव सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर कोई भी हो, कैसा भी हो, गुरुजी उसको ब्लेस करते हैं, और जब राइट टाइम होता है सब चीजें होती है। अब ये महीना जो है गुरुजी के महासमाधि का महीना है। वहां गुरुजी के महासमाधि के बाद जो भी टाइम बीता, वो भी हमें बहुत अच्छी तरह से याद है कि बहुत ही ज्यादा हम मतलब बहुत ग्लोरी टाइम था वो, बहुत ही मुश्किल टाइम था। लेकिन धीरे धीरे गुरुजी ने फिर सबको बताया कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यहीं हूँ। संगत को दर्शन दिए, कई दिन संगत को, नई संगत बहुत जुड़ने लगी। बड़े मंदिर में सब लंगर और वो सब शुरू हुआ, नया दौर पूरा शुरू हो गया। एंड फिर से सारे चीजें जैसे गुरुजी के टाइम पे हो रही थी वैसे होने लगी। और फिर अच्छा लगने लगा, संगत बहुत ज्यादा बढ़ गई है आज तो वो बढ़ने की शुरुआत भी उसी के बाद हुई, क्योंकि गुरुजी ने कई लाइव टच, ही हैड टच मेनी लाइव्स, एंड थ्रू देम अगेन इतनी ज्यादा संगत जुड़ी। ये जूम प्लेटफॉर्म का भी बहुत बड़ा रोल है लॉकडाउन के समय में, कि सारी दुनिया को एक साथ जोड़ने का। एक दिन महासमाधि के एक आध साल के बाद में जब ये सारी चीजें अच्छी तरह से शुरू हो गई थी, तो हम लोग घर में बैठे थे, और हम लोग बोल रहे थे कि गुरुजी ने हमेशा हमें ये तो कहा था कि जब घूमने जाते थे कि पाठ करो, ध्यान लगाओ, ऐसे तो कहा है, लेकिन किसी किसी को उन्होंने पर्सनली भी गाइड किया है। वैसे हमारे साथ नहीं हुआ। हमने पूछना चाहिए था कभी गुरुजी को कि गुरुजी हमें ध्यान कैसे करना चाहिए, या हमने ये स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब किस तरह से फॉलो करना चाहिए। तो हम अंकल को भी कहते थे कि आपके साथ इतनी बात होती थी तो आपने क्यों नहीं पूछा।
तो मुझे याद आया कि गुरुजी ने हमें बोला था, मतलब हमारे सामने कहा था कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी, परमहंस योगानंद जी की बुक है, तो वो मेरी कहानी है। तो मतलब वो पढ़ने के लिए कहा था। तो हमने वो पहले भी पढ़ी थी, दोबारा पढ़ी, बच्चों ने भी पढ़ी, सबने पढ़ी। और हमें फिर बहुत अच्छा लगा वो पढ़ के। लेकिन ये भी लगा कि वहां पर इतने महापुरुषों का, इतने संतों का वर्णन है कि किसमें कौन सी सिद्धि है, कौन क्या कर सकता है। इतनी सारी मतलब उनकी उपलब्धताएं जो भी थी, आ, उनकी जो भी उन्होंने हासिल करी थी ऊंचाई, इस सारा के सारा, सारे गुण, सारी उपलब्धियां हमारे गुरुजी में एक ही में है, हमने देखी है और वो भी हमने अनुभव की है। तो हमें कहीं और जाना या कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। लेकिन हम एक चीज कर सकते हैं, हम क्रिया योग तो सीख सकते हैं। देन वी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम क्रिया योगी टीचर। तो हमें पता चला, हमारे हाथ में गुरुजी ने एक दूसरी बुक भेजी, विच वॉज अ जर्नी ऑफ अ न्यू मतलब कमर्स जर्नी। एक लंदन की लड़की थी, इंग्लिश, एंड शी केम इन सर्च ऑफ, जो इंडिया की फिलोसॉफी से प्रभावित होते हैं, तो वो जानने के लिए वो बनारस आई और उनकी गांठ पड़ी एक क्रिया योगी टीचर से, एक साधक से, या एक टीचर, क्या कहें उनको, एक टीचर ही मतलब कह सकती हूँ। तो उनसे, तो उन्होंने उसको कैसे सिखाया, तो उसकी जर्नी भी बहुत ही सुंदर थी। तो हमने उन क्रिया योगी की पता करने की कोशिश की, तो पता चला कि उनको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कल्चर वीजा पे वहां पर बसने के लिए, आश्रम करने के लिए बुलाया, और उन्होंने वहां पर बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट किया है। ही कम्स टू बनारस समटाइम्स, क्वाइट ऑफन, नॉट समटाइम्स, सॉरी। तो हमें लगा कि अब तो ये जो भी ऑथेंटिक क्रिया योगी है, ये तो सारे इधर उधर अगर हैं तो इंडिया में अभी नहीं है ज्यादा, सॉरी। तो अब हमें तो मिलना मुश्किल है। लेकिन विद इन फ्यू वीक्स और अ मंथ, द सेम क्रिया योगी, he came to Delhi and he was staying with some doctor only. We went and met him. He also invited us and said कि definitely he can give kriya to us. Kriya which is a meditation technique. बहुत बड़ी जर्नी है उसकी, राजयोग कहते हैं उसे। फिर उसके बाद में वहां पर जाकर के हम सब लोग ये सीखे, ये थोड़ा असंभव था। हमें मेनका आंटी के थ्रू एक दूसरे इंडिया में जो एक क्रिया योगी है साउथ में, श्री एम, उनका बुक का, उन्होंने भी एक अपनी जर्नी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी नाम से ही है, अप्रेंटिस टू एन हिमालयन मास्टर करके। तो वो भी सेम लिनियज है। तो उनका बुक का वो था इनॉग्रेशन, तो वहां पर हम गए, उनके साथ मिले। फिर उनके साथ में हमारी काफी मुलाकातें भी हुई और हमने उनसे क्रिया योग भी सीख लिया। तो ये गुरुजी जब भी जो चाह हमारी जो जायज होती है, जो सच्ची होती है, उसके लिए गुरुजी हमेशा विकल्प सामने लाते हैं। और आप जो करना चाहे उसके लिए डेफिनेटली ही हेल्प्स अस आउट। तो ऐसा नहीं है कि दिस इज नॉट अ जनरलाइज थिंग, कि जिसकी इच्छा हो या जिसको जो जिस तरह से मतलब आगे बढ़ना हो, वो हर एक के स्वभाव के अनुसार है। क्योंकि हमारे क्रिया योगी जो टीचर हैं, वो मतलब वो खुद ही कहते हैं कि संत मीरा बाई ने कभी क्रिया योग नहीं सीखा या संत कबीर ने नहीं सीखा। तो ऐसे कोई जरूरी नहीं होता है, हम गुरुजी के राह पे चल रहे हैं यही बहुत है। लेकिन अगर किसी की कोई विशेष इच्छा है और आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे कि हमने ABCD से लैंग्वेज सीखी है या आगे पढ़ाई करी है, तो हमारी इस तरह से इच्छा थी कि हम भी कोई मतलब स्टेप बाय स्टेप कोई बहुत आगे बढ़ने वाली टेक्निक सीखे, ताकि हम अच्छी तरह से उसको फॉलो कर पाए। गुरु जी का जो भी मार्ग बताया, उन्होंने बोला था ध्यान करो, पाठ करो। तो इस तरह से उन्होंने हर समय हमारी इच्छा पूरी की। गुरु जी को जानना, समझना, हर एक का
मतलब ये इम्पॉसिबल ही है, लेकिन हम गुरु जी से क्या सीखते हैं ये हमारे ऊपर है। जो भी उन्होंने बताया तो हमने क्या सीखा, मुझे तो अपने इतने साल के एसोसिएशन में यही नजर आता है कि गुरुजी ने हमेशा हमें यही सिखाया है कि फेथ रखो, हमेशा सरेंडर करो अपने आप को। जो गुरुजी की रजा में हमें रहना है उसी का कंप्लीट सरेंडर वही होता है। और द थर्ड थिंग इज जस्ट लिव इन ग्रेटिट्यूड ऑल द टाइम। जो भी गुरुजी करे हमारे लिए, चाहे हमारे लिए हमें वो अच्छा लगे, चाहे वो हमें इतना अच्छा ना लगे, बट वही हमारे लिए भले की बात है, यही सोचकर हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहें। सो इन ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू अंकल, थैंक यू संगत जी, जय गुरु जी।